So let's begin with the laws of reflection using Huygens postulates. So here on the screen you can see this is any reflecting surface बच्चों, तो ये आपके सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ये कोई एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये डॉटेड लाइन जो ब्लैक कलर की मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी हुई है ये नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों। तो ये जो लाइन है डॉटेड वाली ये नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये एंगल आप समझ सकते हैं नॉर्मल होने की वजह से कितना हो गया है, 90 डिग्री का ये एंगल हो गया है। और ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है और किसी भी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमेशा रे रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर एक रे परपेंडिकुलर टू इट आई एम ड्रॉइंग इट आउट। और जैसा मैं अभी बता रहा था कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो कुछ भी होता है उसको हम लोग फिजिक्स में रे कहते हैं। तो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूं और वो चीज कहलाएगी रे। तो ये जो चीज ड्रॉ कर दी गई है ब्लू कलर से ये आपकी बन गई है रे। क्लियर है बच्चों ये बात? तो दिस इज द रे और नॉर्मल और रे के बीच का जो एंगल होता है बच्चों वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसको हम आई से डिनोट कर देते हैं। अब रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल कितना होता था, कोई बता पाएगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन रे एंड द वेव फ्रंट? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, वेरी करेक्ट। और इतना एंगल कितना है बच्चों, आई है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस आई। 90 वेरी करेक्ट। और देखो नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का था तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था। ठीक बात है। इतना एंगल कितना है, 90 माइनस आई का। तो बचा हुआ एंगल ये कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आई का। वेरी करेक्ट। तो इस तरह से मैंने ये एंगल मार्क कर दिए सारे एंगल्स। और ये एंगल्स जो थे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बना रहा था या इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से बना रहा था, ये वो एंगल्स थे। अब अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस पोस्टुलेट, इफ यू रिमेंबर, any point of the medium that happens to be situated on the wave front, ठीक बात है बच्चों, वो पॉइंट्स मीडियम के जो वेव फ्रंट पे सिचुएटेड हैं, दे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो बच्चों मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स को लिया है, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी और ये है एक पॉइंट ए। ए जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मौजूद है, बी और सी मीडियम के पॉइंट्स हैं जो कि वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला पॉइंट भी वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद है। अब point B or point C, they will act as a source of secondary wave front या secondary wavelet. You all do remember the very first postulate of Huygens principle says that every point of the medium particle that happens to be situated on the wave front act as a source of secondary wavelet. तो बच्चों A, B और C से हमारा एक सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट करेंगे, बी और सी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट करेंगे वो आगे इस मीडियम में प्रोसीड कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन जो पॉइंट ए से सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट करेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर सिचुएटेड था, इसलिए जो वेवलेट यहां से चलेगी वो रिफ्लेक्ट करके वापस से मीडियम में आएगी। सो टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जो पॉइंट बी और सी से जो वेवलेट्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनेट करते हैं, but the wavelet which is getting originated from the point A gets reflected back into the medium and is traveling in the backward direction. Can you all see that 3 wavelets that I have drawn onto the screen? Wavelet which has originated from point A, B and C. If you remember, once again from the Huygens postulate, the wavelets which are traveling in the same medium, they travel with the same speed as that of the original wave front.
तो बच्चों ये जो वेवलेट है जो बी सी से जनरेट हुई, ये उसी स्पीड से ट्रैवल करेंगी जिस स्पीड से ओरिजिनल वेव फ्रंट ट्रैवल कर रही है। और मान लेता हूं कि हमारी जो ओरिजिनल वेव फ्रंट है वो ओरिजिनल वेव फ्रंट किसी स्पीड v1 से ट्रैवल कर रही थी। व्हाट इज v1? v1 इज द स्पीड with which the original wavefront is traveling in air. Speed of original wavefront in air. So the wavelet that is being originated from B and C would also be traveling with the same speed, and the wavelet which gets originated from point A, that is this reflected wavelet, is also going to travel with the same speed v1, because this wavelet is also, after getting reflected, travels back into the air. So after t seconds बच्चों सर जी सर वेवलेट एंड वेवफ्रंट में डिफरेंस क्या है? बेटा वेव फ्रंट तुम्हारा ओरिजिनल वाला है जो कि किसी सोर्स से चल के आ रहा है। वेवलेट जो है वो वेव फ्रंट से ओरिजिनेट होने वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ गए सर। ऑफ यस सर। स्प्रिंग, एक तरीके से इसको समझो, वेवलेट इज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ वेव फ्रंट। ऑफ स्प्रिंग समझते हो ना? तो वेवलेट इज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ वेव फ्रंट। कोई कंफ्यूजन इस जगह पर? तो वेवलेट जो बी और सी से चला वो ट्रैवल कर रहा है एयर में, और ये उसी स्पीड से ट्रैवल करेगा जिस स्पीड से हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा था। और बच्चों जो वेवलेट ए से ओरिजिनेट किया वो भी उसी स्पीड v1 से ट्रैवल करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से एयर में ट्रैवल कर रहा है। सो आफ्टर टी सेकेंड्स जो वेवलेट बी से चली और जो वेवलेट सी से चली, इन दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये डिस्टेंस r1 इज इक्वल्स टू v1t के बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस भी r1 v1t के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली जो ये वेवलेट यहां से a से ओरिजिनेट हुई है वो भी तो आफ्टर t सेकेंड्स के बाद उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जितना बाकी सबने ट्रैवल किया है, यानी v1t। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? All these wavelets, as per the Huygens postulate, will be traveling Yes, sir. the same speed as that of the original wavefront. Hence, they will be traveling the same distance in same time interval, and that happens to be r1, which is equals to v1t. Now, Huygens का तीसरा postulate क्या कहता है? A forward touching envelope. बच्चों किसी भी वेवलेट के ऊपर फॉरवर्ड टचिंग एनवेलप जब भी आप ड्रॉ करोगे, ये फॉरवर्ड टचिंग एनवेलप हमें पोजीशन और शेप ऑफ न्यू वेवफ्रंट को देता है। तो तुमने देखा मैंने क्या किया है, इस वेवलेट के ऊपर बी और सी से जो वेवलेट ओरिजिनेट किए उसके ऊपर मैंने एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप, तो दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में, in forward direction tangentially touching envelope, tangentially touching envelope को ड्रॉ कर दिया। और जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप ड्रॉ किया गया है, दैट विल गिव मी द शेप एंड द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। तो ये जो नया वेव फ्रंट मुझे यहां मिला फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो कहलाया सेकेंडरी वेव फ्रंट। और बच्चों मैं इसी सेकेंडरी वेव फ्रंट पे एक पॉइंट अब A1 का ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया A1 या A डैश। तो ये पॉइंट A डैश है। इस पॉइंट A डैश से मैं रिफ्लेक्टेड वेवलेट के ऊपर एक टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप और ड्रॉ कर देता हूं। तो पॉइंट A डैश से मैंने एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड वेवलेट के ऊपर टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप ड्रॉ कर दिया। और ये जो टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप अब मैंने ड्रॉ किया है, ये टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप इज गोइंग टू गिव मी रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, क्योंकि दिस हैज बीन ड्रॉन ऑन रिफ्लेक्टेड वेवलेट। ठीक बात है बच्चों? तो मैंने किया क्या, पॉइंट A डैश से यहां पर रिफ्लेक्टेड वेवलेट के ऊपर
एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप को ड्रॉ किया, और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने टेंजेंशियली टचिंग एनवेलप को ड्रॉ किया है, दिस गिव्स मी द पोजीशन एंड द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट व्हिच वी आर गोइंग टू कॉल एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? No, sir. So I believe this much is clear, and you all must have drawn the ray diagram also. Now my question to all of you is this, कि what is perpendicular to wavefront? Wavefront के perpendicular क्या चीज draw होती है? रे. रे ड्रॉ होती है, बिल्कुल ठीक है. ये tangent लाइन है बच्चों. ये वाली लाइन जो है आपने जो ड्रॉ करी हुई है, ये ब्लैक कलर की, थिक ब्लैक कलर की लाइन, ये टैंजेंट लाइन है इस वेव फ्रंट के ऊपर, इस वेवलेट के ऊपर. तो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यू ड्रॉ कर दूं, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर लाइन क्या चीज को इंडिकेट कर रही होगी? तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी ये टेंजेंट के साथ. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 डिग्री एंगल तो रेडियस. नहीं, रेडियस नहीं. वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होता था बच्चों? वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होता था? रे. और ये रिफ्लेक्टेड वेवलेट के ऊपर ड्रॉ किया गया है, इसलिए इसको क्या कहूंगा मैं? रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्ट. तो इस तरह से आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गया जो कि वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर है. अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये एंगल 90 डिग्री है. बच्चों ये रेड कलर की जो लाइन है ये रिफ्लेक्टेड रे को इंडिकेट कर रही है. ये जो डॉटेड लाइन है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? ये नॉर्मल टू द सरफेस थी ना? अरे हाँ या ना? यस. अब बच्चों नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहते थे? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहा जाता था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये हम एंगल को एंगल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, जो ब्लिंक कर रहा था रेड कलर का, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको मैंने आर से कह दिया. और अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था? What was law of reflection? Angle of incidence is equal to angle of refraction. बिल्कुल सही. Law of reflection states that angle of incidence must be equals to angle of reflection. Now what I need to do, I need to really prove this as per the Huygens construction. जो ह्यूजेंस साहब ने कंस्ट्रक्शन करके बनाया, क्या ये प्रूव कर पा रहा है कि वेव एंगल आई और एंगल आर बराबर है? तो ये अगर एंगल आर है, इसी बात को अब हमें प्रूव करना है बच्चों. अगर ये एंगल बच्चों आर है, इतना एंगल अगर आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? जरा सोच के बताओ मुझे. इतना एंगल कितना था? 90 माइनस आर. वेरी करेक्ट. तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर. भाई नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का था, इतना एंगल आर था, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर. और अगर तुम ये ट्राइंगल देख रहे हो ए एन ए डैश, ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, ए एन ए डैश, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 माइनस आर का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? निकाला जा सकता है? आर हो जाएगा. आर हो जाएगा. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इनसाइड द ट्राइंगल हैपेंस टू बी 180 डिग्री. 180. उस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने ये एंगल निकाल लिया. ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल आर आ गया. तो इन ट्राइंगल ए एंड ए डैश आई हैव मार्क्ड ऑल द एंगल्स एंड आई बिलीव यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट एंगल. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए डैश ऑन द इंसिडेंट वेव फ्रंट. तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं. कहां से? ए डैश पॉइंट से. देख रहे हो ये ए डैश से, और किस पे? जो हमारे पास ओरिजिनल वेव फ्रंट थी उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. क्लियर है बात इतनी?
तो ये ए डैश से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं और मैं चाहूंगा कि आपका अटेंशन इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर हो। एक है ट्राइंगल ए एन ए डैश, जिसको मैं कहूंगा अन्ना ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए एम ए डैश, जिसको मैं कहूंगा अम्मा ट्राइंगल, अम्मा triangle. So there are two triangles. I'm highlighting them. One is ANA dash and one is AMA dash. Now, if you look in both of these triangles, students, you would find one of the angles are 90 degree. है? कौन-कौन सा एंगल 90 डिग्री के है? एक एंगल है ANA dash वाला और एक एंगल है AMA dash वाला। ये दोनों ही एंगल दोनों में 90 डिग्री के हैं। ये रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल था इसलिए 90 डिग्री, और ये कंस्ट्रक्शन से तुमने पाया था इसलिए ये एंगल 90 डिग्री है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब देखो ये जो AN डिस्टेंस है और यहां पर जो A डैश M डिस्टेंस है बच्चों, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, हाँ या ना? अरे दोनों ही तो V1T है, इतनी दूरी भी V1T है और ये दूरी Yes, sir. भी V1T है। और देखो दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला साइड कॉमन साइड है। Yes, sir. AA dash is common in both the triangles. So what? So aren't these two triangles congruent? Aren't they congruent? Yes, sir. Yes, sir, they are. What about others? Abhyuday, Hardik. Yes sir. So both the triangles are congruent, and if they are congruent, बच्चों, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर मैं देखूं ट्राइंगल ए एम ए डैश के एम ए डैश एम के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो है एंगल आई, और देखो ये ट्राइंगल ए एन ए डैश में जो ए एन साइड के करस्पॉन्डिंग है वो एंगल आर, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्यों? एज पर द रूल ऑफ ज्योमेट्री CPCTC, that is corresponding parts of a congruent triangles are congruent, isn't it? In class 10th you might have studied this congruency rule, CPCTC rule. Corresponding parts of a congruent triangles are congruent. Is that clear to everyone? So this is how, with the help of Huygens postulates and Huygens construction, one can prove the geometrical ray optics law of reflection, that is angle of incidence is equals to angle of reflection. तो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, आपको प्रूविंग जो प्रूवमेंट है उसको ढंग से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से प्रूवमेंट किया गया है, एंड आई बिलीव this will help you to understand Huygens law also, as well as with the help of Huygens law, how can one show the laws of reflection holds good.